फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 में हमारा अगला टॉपिक आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन की। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को और बातों को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को, इस थ्योरी के पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, पहला पॉइंट, इस थ्योरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, हम बारी बारी पॉइंट्स को देखते चलेंगे और बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि एसिड्स हो या बेस हो या सॉल्ट हो, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आयंस में टूटते हैं। ठीक है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। क्या मतलब है मेरे कहने का? मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, इसको मैं वाटर में ऐड करता हूँ तो ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक एसिड है HCl, इसको मैं पानी में ऐड करता हूँ तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। इसी तरीके से एक बेस है मेरे पास, एक बेस है जिसको मैं पानी में ऐड करूंगा तो ये सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस में टूटेगा। अच्छा, ये जो आयंस में टूटते हैं ना, आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक जो सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व होकर एक्वस फॉर्म में अपने आयंस में टूटते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि पानी में डिसॉल्व तो होती हैं लेकिन अपने आयंस में नहीं टूटती। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी भी होती हैं जो कि पानी में, जिनको हम डिसॉल्व तो करते हैं लेकिन वो अपने आयंस में टूटती नहीं है। अच्छा, अब जो टूट गई वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो पानी में अपने आयंस में टूटी नहीं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छा, पानी में ना टूटने वाली ऐसी कौन सी चीज जो डिसॉल्व भी हो रही है वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है? इसकी एग्जांपल है बेटा हमारे पास ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज को वाटर में ऐड करता हूं तो ग्लूकोज भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बट ग्लूकोज इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहला पॉइंट आर्हेनियस का क्या कह रहा है कि एसिड, बेस और सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट्स इनटू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड दीस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारे पास। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू बराबर होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हमने मिसाल के तौर पे NaCl को पानी में डिसॉल्व किया तो पॉजिटिव आयन मुझे 100 मिल रहे हैं तो नेगेटिव आयन मुझे 200 मिल रहे हैं, या नेगेटिव आयन मुझे 200 मिल रहे हैं तो पॉजिटिव आयन मुझे 100 मिल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों आयंस की मिकदार जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों आयंस की मिकदार बराबर होगी। दोनों आयंस की मिकदार में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब दोनों आयंस की मिकदार बराबर क्यों रहेगी और क्यों, इसकी वजह क्या है? देखिए, हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो होता है हमारे पास वो ऑन द होल न्यूट्रल होता है। यानी अगर मैं इस NaCl की बात करूं तो ये NaCl ऑन द होल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, ऑन द होल ये न्यूट्रल है। जब इस NaCl को मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास पॉजिटिव आयन ज्यादा आ जाए, नेगेटिव आयन कम आ जाए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी बरकरार नहीं रहेगी। अगर मेरे पास पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो वो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मेरे पास नेगेटिव साइन या नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे तो वो सॉल्यूशन नेगेटिव जो है वो चार्ज हो जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सॉल्यूशन होता है ये ओवरऑल चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि जब मैं कह रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड, इसको मैं वाटर में ऐड कर रहा हूं तो वाटर में ऐड होकर ये सोडियम के पॉजिटिव आयंस में टूट रहा है और नेगेटिव आयंस में क्लोरीन के। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर ये सोडियम के पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में टूट रहा है तो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोबारा से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लें।
यानी कि सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, एक सोडियम क्लोराइड है जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है और ये टूट के सोडियम पॉजिटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, तो ये बॉन्ड दोबारा भी बनकर ये सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट कह रहा है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन पर आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय करंट। आयोनाइजेशन पर करंट का इफेक्ट नहीं होता। देखिए, मैं असल में आपको जो यहां पर इस टॉपिक में जो चीज बताना चाह रहा हूं वो दो चीजें एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। आर्हेनियस की थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो हमें ये बताती है सबसे पहले कि कौन सी चीज आयोनाइज होगी और किस तरीके से होगी, कितने एक्सटेंट तक होगी। पहली बात तो वो ये बताती है। साथ ही साथ आर्हेनियस की थ्योरी ये भी डिस्कस करती है कि कोई चीज अगर आयोनाइज हो रही है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज का, किसी कंपाउंड का अपने आयंस में टूट जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ठीक है ना। कोई ये थ्योरी साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि कोई चीज अगर अपने आयंस में टूट रही है तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगी या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी, वो किस तरह की इलेक्ट्रोलाइट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। की बात मेरी रिपीट कर रहा हूं, इसको सुन लीजिए। इसके बाद आप काइंडली जो भी कुछ अभी तक बोर्ड पे लिखा है इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब होता क्या है, देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में। अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट की पासिंग से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl है, एक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH एसिडिक एसिड है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फैसला हम कैसे कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फैसला हम कर रहे हैं मैक्सिमम आयोनाइजेशन से, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का फैसला हम कर रहे हैं कैसे? वीक मिनिमम आयोनाइजेशन से। मतलब क्या है समझाने का, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, देखिए, ये मिसाल के तौर पे मैं HCl के, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर ये बात समझा रहा हूं, मैं HCl के 100 मॉलिक्यूल्स पानी में ऐड करूं, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल्स पानी में ऐड होने पर हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस जो हमें मुझे मिले, 100 मॉलिक्यूल्स में से मिसाल के तौर पे 98 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए अपने आयंस में। इसी तरीके से अगर मेरे पास एसिडिक एसिड होगा, इसको भी मैंने पानी में ऐड किया, इसके भी मैंने 100 मॉलिक्यूल्स दिए फॉर एग्जांपल। अब होगा क्या कि एसिडिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स में से जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो हमने ये देखा कि एसिडिक एसिड के फॉर एग्जांपल सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो सके, इसके कितने हुए? 98। देखिए, मैक्सिमम आयोनाइजेशन अगर हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मिनिमम आयोनाइजेशन अगर हो रही है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आयंस तो हमें नजर नहीं आते, मॉलिक्यूल्स हमें नजर नहीं आते, एटम्स हमें नजर नहीं आते, तो हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कि यहां पर मैक्सिमम आयोनाइजेशन हुई, यानी कि यहां पर इतने ज्यादा आयंस, एटम्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो गए मॉलिक्यूल्स, और यहां पर इतने कम मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए? इसका बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, आपने 9th क्लास में वोल्टेक और गैल्वानिक सेल के बारे में पढ़ा है।
अभी इस चैप्टर में भी आगे हम चलकर उसको पढ़ेंगे। आप क्या करें, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का एक इस तरह के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर बना दें, उसको बल्ब से कनेक्ट कर दें। एक आपके पास कैथोड है और एक आपके पास एनोड है। अब मिसाल के तौर पे आपने HCl लिया, तो HCl में चूंकि आयंस बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हुए हैं, तो यहां पर ये जो बल्ब ग्लो होगा ये बहुत ब्राइट ग्लो होगा, बहुत अच्छा शार्प ग्लो होगा बल्ब। जब हम यहां पर से HCl निकालकर इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे, तो अब एसिटिक एसिड की सूरत में ये बल्ब ग्लो तो करेगा, लेकिन ये बल्ब बहुत डिम ग्लो करेगा। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारे घरों में भी, कभी अगर वोल्टेज हाई होता है तो वोल्टेज हाई होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो बहुत एफिशिएंटली बहुत अच्छा वर्क करने लगते हैं, लाइट बहुत ज्यादा अच्छा ग्लो करने लग जाती है। उसी जगह अगर वोल्टेज डिम होता है तो वही लाइट जो है वो हल्की पड़ जाती है, उसकी रोशनी कम पड़ जाती है। तो मैं यही चीज कह रहा हूं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें बल्ब बहुत ब्राइट ग्लो करेगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो बल्ब जिसमें बल्ब लाइट ग्लो करेगा वो समझ लें वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें हम आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को ही मजीद डील करते हैं। आयंस मूव टुवर्ड्स respective electrodes on the application of current। जब हम करंट पास करते हैं तो आयंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, ठीक है, इसमें ये कैथोड है और ये एनोड है। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सचर लिया, एक सॉल्यूशन बनाकर डाला NaCl का। अच्छा, जब हम NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, NaCl को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में टूटता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि इस जगह पर, इस बीकर में सोडियम का पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि जब मैं करंट को पास करूंगा तो इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज कैथोड आ जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो अब जो नेगेटिव चार्ज आयन होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, और जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। अच्छा, एनोड पर नेगेटिव चार्ज जाकर न्यूट्रल हो जाएगा और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज जाकर, देखिए जब सोडियम पॉजिटिव आयन है ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड पर जाकर न्यूट्रल होगा, और क्लोरीन नेगेटिव जो है वो एनोड पर जाकर न्यूट्रल होगा। एनोड पर गया, क्लोरीन ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर आया था ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके कैथोड पर आएगा, वही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन करेगा और ये सोडियम पर न्यूट्रल हो जाएगा। बेसिकली अगला जो पॉइंट हमारे पास छठा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को पास करते हैं तो ऑन द पासिंग ऑफ करंट, ड्यू टू पासिंग ऑफ करंट, सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है, मतलब कोई भी पॉजिटिव आयन है, वो अपने इलेक्ट्रोड पर जाएगा कैथोड पर, वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा वो अपने इलेक्ट्रोड पर जाएगा यानी कि पॉजिटिव एनोड पर, और वो वहां जाकर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को जो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रोड पर जाके न्यूट्रल होता है और नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रोड पर जाकर न्यूट्रल हो जाता है। ये हमसे कहा जा रहा है अगले पॉइंट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन की। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन से क्या मुराद है? एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन से मुराद यह है कि अगर हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करके उसको आयंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके आयंस को बनाना चाह रहे हैं, तो वो कितने हद तक बन जाएगा, किस हद तक बनेगा, क्या उसका अमाउंट होगा, क्या हम उसके अमाउंट को या रेट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
यानी मुझे अगर आयंस बनाने हैं तो उसमें मुझे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना पड़ेगा। क्यों? देखिए उसकी वजह यह है कि अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मैक्सिमम आयोनाइजेशन मुझे मिलेगी, यानी कि आयोनाइजेशन वहां पर मैक्सिमम होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा आयोनाइज होता है बनिस्बत वीक इलेक्ट्रोलाइट के। अभी पिछले पॉइंट्स में हमने इसकी बात की है। ऑन द अदर एंड अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मिनिमम आयोनाइज होता है, वो इतना अच्छा आयोनाइज नहीं होता। जब वो उसकी आयोनाइजेशन कम होती है तो फिर उसका जो करंट पास करने की एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन में पहला पॉइंट आ गया हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन, तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का जो अमल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन के। डाइल्यूशन का अमल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन के। अच्छा, इसको ऑस्टवर्ड्स लॉ भी कहा जाता है। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, इसको ऑस्टवर्ड्स लॉ भी कहा जाता है। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि कोई चीज जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगी वो उतनी अच्छी जो है वो आयोनाइजेशन आपको देगी। मिसाल के तौर पर 100% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, 100% कॉन्सेंट्रेटेड, आइडियल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। 100% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपके लिए हार्मफुल नहीं होता। मतलब हम ये समझते हैं कि एसिड अगर हमारी बॉडी पे लग जाएगा तो हम जल जाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, स्किन इरिटेशन हो जाएगी, ये सारी चीज हम समझते हैं। बात बिल्कुल सही है, एसिड ऐसे ही बिहेव करते हैं। लेकिन अगर 100% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा 100%, तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे आपको जरा भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी स्किन इरिटेशन वगैरह के जो मसाइल हैं ये भी नहीं होंगे। इवन 100% हम कहते हैं कि H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाता है। अगर 100% H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होता, उसमें से करंट भी पास नहीं होता। ठीक है, अब जैसे जैसे हम उसकी डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि हम क्या करें, हम मिसाल के तौर पे एक सॉल्यूशन बनाते हैं 100 ml का, उस 100 ml में मैं 99 ml H2SO4 डाल देता हूं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है फुली, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, और उसके अंदर मैं सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी को ऐड करता हूं, जिसके अंदर मैं सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी ऐड करता हूं। अब थोड़ी सी डाइल्यूशन हो गई, इस डाइल्यूशन की वजह से आयोनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। इसी आयोनाइजेशन की वजह से वो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट भी बन जाएगा। इसी आयोनाइजेशन की वजह से वो जो स्किन इरिटेशन और बाकी एसिडिक प्रॉपर्टी हमें मिलती है वो इसी वजह से मिलेगी। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा उतनी आपके पास आयोनाइजेशन मैक्सिमम होती जाएगी। कोई भी चीज हो, कोई भी सॉलिड हो, सॉलिड कम हो और वाटर मिसाल के तौर पे ज्यादा हो, यानी कि डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन ज्यादा हो, तो वो आपके पास उतना ही अच्छा आयोनाइज हो जाता है। इसमें जो तीसरा फैक्टर हमारे पास है काबिल गौर, वो तीसरा फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर का है। अच्छा, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आयोनाइजेशन के। टेम्परेचर के बढ़ाने से भी आयोनाइजेशन बढ़ती है। ये देखा गया है कि तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 से 2.5% तक कंडक्टेंस बढ़ती है। 2 से 2.5% तक कंडक्टेंस बढ़ती है, यानी कि आयोनाइजेशन बढ़ जाती है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से आयोनाइजेशन कैसे बढ़ती है? 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, सोल्युबिलिटी, एक टॉपिक था सोल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। उसमें हमने ये देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी चीज की सोल्युबिलिटी बढ़ रही थी। देखिए, जब सोल्युबिलिटी बढ़ रही है ना किसी भी चीज की, तो ऑटोमेटिकली उसका आयोनाइजेशन एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा। जब उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ गई, यानी कि उसके अंदर अपने अंदर चीजों को मजीद एक्स्ट्रा डिसॉल्व करने की सलाहियत किसी चीज की बढ़ गई, जब वो सलाहियत बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ml वाटर में 30 ग्राम HCl डिसॉल्व हो रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं उस 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को बढ़ाकर 60 कर दूं, 80 कर दूं,
तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, वो 30 ग्राम HCl की जगह 40-50 ग्राम HCl डिसॉल्व करना शुरू हो जाएगा। जब ज्यादा HCl डिसॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिकली आयंस भी जो है वो ज्यादा बनेंगे। ये बात थी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस और दूसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ आयंस। और इन दोनों ही बातों से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है कहने का, मतलब क्या है कहने का, मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यह है कहने का, देखें मिसाल के तौर पर एक मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मिसाल के तौर पे 100 आयंस है, सही है। तो एक सर्टेन कंडक्टेंस होगी, यानी कि अगर बल्ब लगा हुआ है, करंट पास हो रहा है या बल्ब लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर यही आयंस की तादाद 100 से बढ़कर 200 हो जाए तो करंट ज्यादा बेहतर अंदाज में पास होगा, तो नंबर ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इसी तरीके से स्पीड ऑफ आयंस की वजह से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। अब एक आयन था फॉर एग्जांपल ए आयन, वो इलेक्ट्रोड तक मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसी की जगह एक और सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक बी आयन है, और वो बी आयन इलेक्ट्रोड पर मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो चूंकि ए की स्पीड ज्यादा है तो ए जल्दी से जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर जाकर तो डिस्चार्ज होता है बेसिकली आयन, तो वो जल्दी से जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। जब वो जल्दी से जाकर डिस्चार्ज होगा तो अगले आयन को आकर डिस्चार्ज होने का मौका जल्दी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी, इसको नोट करें। ये सारे पॉइंट्स आपस में काफी हद तक इंटरलिंक भी हैं। मैं एक मर्तबा इसको, इन दोनों पॉइंट्स को जरा समराइज कर दूं तो आपको बेहतर मजीद इसकी पिक्चर क्लियर होगी। देखिए एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, जो मैं कह रहा हूं ना कि आयोनाइजेशन का इफेक्ट या एक्सटेंट, देखिए जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन होगी ना ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब क्या है, देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है। क्या, एक तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपकी बहुत अच्छी होगी, डायरेक्ट रिलेशन, और दूसरे आयंस की स्पीड भी तेज हो तो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अच्छी होगी। अब ये जो तीन फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ये तीनों फैक्टर तो आयोनाइजेशन के एक्सटेंट्स हैं, यानी कि इन तीनों फैक्टर्स को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये तीनों फैक्टर अप्लाई होने पर आयोनाइजेशन बढ़ेगी। जब आयोनाइजेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इस पर है। अच्छा, स्पीड ऑफ आयंस जो है वो नॉर्मली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ने से एक तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आयोनाइजेशन बढ़ती है, सही, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ टेम्परेचर के बढ़ाने से स्पीड ऑफ आयंस भी बढ़ती है। क्यों? एक चीज हमने पढ़ी हुई है कि जब हम किसी चीज को, फिजिक्स में ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके जो एटम्स होते हैं या उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर गेन होने की वजह से उनकी जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ एटम्स और आयंस। ठीक है ना, आयंस और एटम के मूवमेंट से जो एनर्जी एसोसिएट कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जब टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से बेसिकली आयंस को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो टेम्परेचर वो फैक्टर है जो कि इन दोनों चीजों को इंक्रीज करता है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ स्पीड ऑफ आयंस को भी बढ़ाता है। डाइल्यूशन का वो फैक्टर है जो सिर्फ नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा। अच्छा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी दोनों फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे और उसकी स्पीड ऑफ आयंस भी ज्यादा होगी, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके नंबर ऑफ आयंस भी कम होंगे और उसके स्पीड ऑफ आयंस भी कम होंगे। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन का, वो कंप्लीट हो गया है।
सवालात अगर किसी को हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ग्रुप पे पूछ सकता है, सवालात कर सकता है मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए। थैंक यू।